नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। इन राज्यों में सभी राजनीतिक दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हर कोई जीत की उम्मीद लिए जनता के सामने वादे की छड़ी लगा रहे हैं। जीत हार का फैसला तो 3 दिसंबर को होगा, पर चुनावी मैदान में उतरने से पहले सभी दल पिछले चुनाव के प्रदर्शन, जीत हार के अंतर को जरूर चेक कर रहे हैं, ताकि वो उसी हिसाब से रणनीति बना सके। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड इंदौर 2 सीट से चुनाव लड़े रमेश मेंदोला ने बनाया था। बीजेपी के रमेश मेंदोला ने कांग्रेस में उम्मीदवार को करीब 71,000 वोटों से हराया था। खास बात तो यह है कि मेंदोला ने साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। विधानसभा सीट की 90 सीटों में से 67 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यही नहीं, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम गया था। और 2018 में वर्धा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने बीजेपी के प्रत्याशी को सबसे ज्यादा 59,280 वोटों से हराया था। बड़े अंतर से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार रहे थे। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी बेशक सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी के उम्मीदवार ने ही बनाया था। तब बीजेपी के कैलाश चंद्र मेघवाल ने शाहपुर भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड 74,542 वोटों से हराया था। यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीत के मामले में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पृथ्वीराज थे। अब लगातार जो सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर कहा है कि मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। पीएम मोदी 2014 तक 10 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब रिमोट से चल रहा था। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं, जो कि देश न्यूज के एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूरज पाठक जी आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद स्नेहा। सूरज जी, जैसा कि नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, गुना में उन्होंने जनसभा संबोधित की, साथ ही साथ जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कि 5 पांडवों वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों ये फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कहना है। क्या कहेंगे आप उस पर? मल्लिकार्जुन खड़गे 5 पांडवों यानी कि ईडी, सीबीआई इन सब निशाना साधते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वास्तव में? और ऐसा हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी जो है ईडी, सीबीआई इन सबको सामने रखते हुए चुनाव के मैदान में उतरती है। क्या लगता है आपको, वास्तव में ऐसी कुछ चीजें हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने दमोह की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर कहा है, लेकिन आज हम यहाँ पर पांडवों वाले बयान का जो पीएम मोदी ने कहा है उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ईडी, सीबीआई इन सबको भी लेकर कहा है कि पीएम मोदी 2014 तक 10 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब रिमोट कंट्रोल से चल रहा था। आज भी कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं गई है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। बता दें कि खड़गे ने मंगलवार को ग्वालियर की चुनावी सभा में कहा था कि भाजपा में 5 पांडव हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऊपर से चौहान और मोदी, यह 5 पांडव अलग अलग हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सूरज पाठक जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, जैसा कि ये बयान सामने आया है, तो यहाँ पर ईडी और सीबीआई को टारगेट किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को सामने रखकर चुनाव खेलती है? देखिए स्नेहा, मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव हो रहे हैं, हाँ। चुनावों में मुद्दों की बात करें तो अलग अलग मुद्दे हैं। हम्म। और इन सभी मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश में योजनाओं की बात की जा रही है। जी। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना का जो मुद्दा है उसको दिया जा रहा है, हम्म। नारी सम्मान योजना की बात की जा रही है। जी। और यहाँ इन सब चीजों को देखते हुए ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में हम्म।
2018 में जिस तरह के चुनाव परिणाम सामने आए थे, उन परिणामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति में परिवर्तन करते हुए इन तमाम विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है। जी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता को डर भी दिखा रही है। यदि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार आई जी। तो 2003 का जो मध्य प्रदेश था वो तस्वीर सामने आ सकती है। यहाँ एक बात ये जरूर समझना होगा हमें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है प्रचारित कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो बातें सामने आ रही हैं, उन सब बातों को लेकर के कि ये कहा जा रहा है कि ये घोटालों का जिक्र है, क्योंकि कांग्रेस पहले एक पुस्तिका का प्रकाशन कर चुकी है जिसमें लगभग 256 घोटालों का जिक्र किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो बात है कि उनमें जिन घोटालों का जिक्र था उसमें सवाल भी उठे थे कांग्रेस के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में, क्योंकि जैसा कि चुनाव से पहले भी देखा गया है, आचार संहिता लागू होने से पहले जो बात सामने आ गई थी कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रचारित करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो बात आई कि लगभग 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित के 7 सांसद मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में ये इन नामों का जिक्र किया गया था। तो मध्य प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। जी स्नेहा। सूरज जी, एक और बात सामने आई है। मोदी जी ने कहा है कि मैंने कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन के टायर पंचर किए हैं। क्या तात्पर्य हो सकता है नरेंद्र मोदी जी का? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जी, तो उनका जो कहना है कि कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन के टायर पंचर किए हैं, मतलब उन्होंने कांग्रेस की हवा निकाल दी है और कांग्रेस अब अपनी भ्रष्ट मशीन को लेकर के जनता को मूर्ख नहीं बना सकती है। और उन्होंने निशाना साधा है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस जिस वाहन पर चलती है, जिस रीति नीति पर चलती है, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है, तो मैंने उसकी हवा निकाल दी है, मैंने उससे पंचर कर दिया है। तो अब कांग्रेस भ्रष्टाचार कर नहीं पाएगी। और कांग्रेस में जिस तरह से जो बातें चल रही हैं कि कांग्रेस ने भले ही अपने घोषणा पत्र से पहले एक आरोप पत्र प्रचारित किया था, उस आरोप पत्र में जिन घोटालों का जिक्र किया गया था, भ्रष्टाचार का जिक्र किया था, उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी लगातार मध्य प्रदेश में 2003 से 2013 तक का कांग्रेस का शासनकाल और केंद्र में 2004 से 2014 तक का कांग्रेस का शासनकाल याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा देश को लूटने का काम किया है, कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार ही, चाहे देश हो या प्रदेश की बात करें, वो जनता की भलाई का काम करती है। जी। यहाँ पर जो सभाएं हो रही हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो क्या लगता है आपको कि गुना में जाकर उनका जनसभा को संबोधित करना किन किन सीटों पर इसका प्रभाव दिख सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी सूची जारी की जिसमें 7 सांसदों के नाम का उल्लेख था, उसी समय जाहिर हो गया था कि हर ब्लॉक वाइज हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों को साधने की कवायद की। हम बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जब मैदान में उतारा गया दिल्ली सीट से, उसके पीछे रणनीति यही थी कि आसपास की सीटों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। नरसिंहपुर सीट से प्रहलाद पटेल को उतारा गया तो इसीलिए कि आसपास की सीटों पर उनका प्रभाव रहेगा, प्रभुत्व रहेगा। इसके साथ ही जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को उतारा गया। सीधी सीट से हम देखते हैं कि सीधी विधानसभा से केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट करके प्रीति पाठक को उतारा गया। तो ये जो तमाम, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया गया। तो ये जो सारी चीजें थी, ये सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की यही रही कि आसपास की सीटों पर भी इनका प्रभुत्व हो, प्रभाव हो। यही बात जो आ रही है कि बात कर रहे हैं हम गुना जिले की बात करें, शिवपुरी की बात करें, भिंड मुरैना की बात करें, तो ये जो पूरा अंचल है, प्रधानमंत्री ने जैसे कल उनका दमोह में दौरा था तो उन्होंने पूरे बुंदेलखंड की सीटों को साधने की कवायद की। बात करें हम कि दूसरी तरफ आज यदि वो गुना में उनकी सभा थी तो वहाँ ये था कि
वहां पर उधर के आसपास की सीटों को साधने की जो कवायद थी वो उसको लेकर के चर्चा की है। तो ये चीजें हैं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विधानसभा क्षेत्र में है, केवल वहां नहीं, आसपास की सीटों को, आसपास के प्रत्याशियों के समर्थन में भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी स्नेहा। सूरज जी, ये बातें सामने आई हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधी, गुना, ये सारी जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में ऐसा विपक्षी दल का कहना है कि जनसभा में हमेशा विपक्षी दल को टारगेट कर रहे हैं और नई नई घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस वक्त जब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और घोषणाएं लगातार होती जा रही हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, क्या इस वक्त जो घोषणाएं हो रही हैं वो मुख्यतः भ्रष्टाचार को घेरते हुए ही हो रही हैं? आपको क्या लगता है इस वक्त भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लाना चाहिए या फिर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे? देखिए, यहाँ एक सीधी बात हमें इस बात का जिक्र करना होगा कि हम अपने आप को बेहतर बताएं और दूसरे को कमतर बताएं। जी। ये केवल राजनीति में ही नहीं, ये आम जीवन में भी होता है। और यही बातें इस समय राजनीति में देखने में मिल रही हैं। जी। एक बात कही जाती है सामान्य दर्शन में कि किसी लाइन को अगर छोटा करना हो तो बिना उसको छुए उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दो, वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। जी। ये चीज राजनीति में वर्तमान में देखने मिल रही है कि हर बार एक नई लाइन खींची जा रही है और जो पहले से लाइन खींची है उसको छोटा किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। कि जो विपक्षी दल है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके नेता करप्ट हैं, उनकी जो रीति नीति है जनता की भलाई की नहीं है, वो महिलाओं के हितकारी नहीं है। ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये साधारण बात है, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन जब इन आरोपों की धार तेज हो जाती है, जब इन आरोपों का राजनीतिक दायरा थोड़ा सा बाहर निकल करके व्यक्तिगत हो जाता है, तो फिर चीजें आपत्तिजनक हो जाती है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार का आरोप कि हाँ उनकी सरकार रही तो उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए, उनकी सरकार रही तो उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए, ठीक है। आरोप लगाना ठीक है, ये सब राजनीतिक धर्म है सबका कि स्वाभाविक, जैसा मैंने कहा ना कि खुद को बड़ा बताना है। जी बिल्कुल। हाँ। तो खुद को बड़ा बताने के लिए सामने वाले को छोटा तो करना पड़ेगा। अब वो उस छोटा करने की जो रीति नीति है वो किस हद तक जा सकती है, ये सोच का विषय है कि वो किस हद तक सामने वाले को छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज जी, यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मोदी को दिन में 100 बार गालियाँ देती है। किस वजह से? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूँ। तो क्या यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि गालियाँ देने वाले, मुझे जो गाली दे रहे हैं वो अब जेल की सजा यानी कि कोर्ट में इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो घिर चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या वास्तव में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में बहुत से कदम उठाए, आपको लगता है? देखिए, जब केंद्र में 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कार्रवाइयां तब भी हुई हैं। जी। कार्रवाई आज भी हो रही है और कार्रवाई कल भी होगी। सवाल ये है कि कौन कार्रवाई कर रहा है, किस पर कार्रवाई कर रहा है और कैसी कार्रवाई कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज अगर कोई श्रेय ले इस बात का कि उन्होंने मुझ पर तंज कसा, मुझ पर आरोप लगाए, तो देखो आज उनकी हालत क्या है। इस तरह की जो बातें हैं ये राजनीति का वो स्तर नहीं है जिस स्तर की राजनीति के लिए भारतीय लोकतंत्र जाना जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं जी कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ राजनीतिक स्वच्छता की हम बात करते हैं। जी हाँ। तो हालांकि राजनीतिक स्वच्छता की सिर्फ बातें की जाती हैं, राजनीतिक स्वच्छता कहीं देखने में नहीं आती है। जी। तो अब वो राजनीतिक स्वच्छता तो बीते जमाने की बातें होगी। यहाँ सिर्फ ये जो चीजें कि हाँ ठीक है, उन्होंने हम पर आरोप लगाया तो उन पर आरोप लग गया और उसे हो गया वो जेल में। तो ये जो चीजें हैं, ये कार्रवाई पहले भी होती रही है, कार्रवाई अभी भी हो रही है, कार्रवाई बाद में भी होगी। और जांच एजेंसियों की जो बात है, जांच एजेंसियों को लेकर के सवाल पहले भी उठे हैं, वर्तमान में उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे। क्योंकि जिस पर कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं तो चीज उतारेगा अपना। तो इस तरह की जो बातें हैं, अब ये राजनीति में ये हम ये कहें कि बेईमानी हो गई है या फिर ये औचित्यविहीन हो गई है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल।
सूरज जी, जी। जैसा कि आपने कहा कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं और कार्रवाई होती है और होती रहेगी, ऐसा आपने कहा, लेकिन विपक्षी दल जो है वो सीधे तौर पर घेरता हुआ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी को। इस ईडी और सीबीआई के मुद्दे को अगर हम लेके चलें तो भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आता है कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि विपक्षी दल जो है वो बचने के लिए ईडी सीबीआई को सामने रख के और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलता है। नहीं, इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो ईडी सीबीआई को सामने रख के हम्म, हमला बोलता है। हम्म, हाँ, यहाँ एक बात जरूर ये है जी, कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हम्म, पहले जब एजेंसियां अपना काम करती थी हम्म, तो यही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सवाल उठाती थी, कुछ ऐसे शब्द कहती थी जो शब्द शायद मैं अभी ऑन एयर नहीं कह पाऊंगा। वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जी, तो संवैधानिक संस्थाओं की अपनी गरिमा होती है, मर्यादा होती है। हम्म, हम्म, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम्म, तो विपक्षी दल उस पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि सरकार जिसकी रहेगी उसके विरुद्ध पे जो भी विपक्षी दल होगा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता रहेगा। बात आ रही है कि जी, सबसे बड़ी बात, हम्म, सवालों का दायरा हम्म, और सवालों का औचित्य जी, क्या है। इन सवालों के चलते क्या कार्रवाई प्रभावित हो रही है? हम्म, इन सवालों के चलते क्या इस बात को लेके एजेंसियों ने अपने काम रोक दिए हैं, बिल्कुल, या जिन पर आरोप लगाए हैं हम्म, वो आरोप झूठे निकले हैं? हालांकि ये एक अलग बात है कि जैसा मैंने एक चर्चा में कहा था हम्म, हम्म, कि जितने मामले अभी दर्ज हुए हैं 2014 से लेके हम्म, 2022 तक, हम्म, हम्म, लगभग 3096 मामले ईडी, सीबीआई और आईटी ने दर्ज किए। जी, और इन पूरे मामलों में हम्म, केवल 90 मामले ऐसे हैं जिन पर आरोप तय हो चुका है या कुछ साक्ष्य एकत्रित हुए। बाकी 3000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जी, जिनमें साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, हम्म, हम्म, जिन मामलों में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। जी, तो बिल्कुल, चूंकि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सवाल उठ सकता है, बिल्कुल, और इन्हीं आंकड़ों को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो सत्ता पक्ष पर हावी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये इस तरह की जो बातें सामने आती हैं, हम्म, हाँ, यदि उनके पास कोई एविडेंस है, उन्होंने कोई साक्ष्य हैं, तो वो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जी हाँ, तो उनको लेकर के ये बातें हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा जी आपने। स्नेहा, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जीत की दहाड़ नजर आ रही थी, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी राजनीतिक दल जो चुनाव में इस बार हैं वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है और राज्यों में सभी राजनीतिक दल जीत के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई जीत की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन 3 दिसंबर को ही ये तय होगा कि आखिर किसने ये चुनाव जीता है। पर चुनावी मैदान में उतरने से पहले सभी दल पिछले चुनाव के प्रदर्शन, जीत हार के अंतर और जो चूक हुई है उनको एक दूसरे के प्रति जनता के सामने जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो उस हिसाब से अपनी रणनीति तय कर सके। लेकिन अब तो 3 दिसंबर को ही यह निश्चित होगा कि आखिर इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है, कौन जीता है और कौन हारता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।